ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो पहले ड्रग्स के खिलाफ लड़ता था, लेकिन बाद में खुद ही ड्रग्स के जाल में फंस गया। दुनिया भर के कुछ सच्चे अफसर उसकी सच्चाई जानकर हैरान रह जाते हैं और फिर उसे पकड़ने की ठान लेते हैं। 1980 के आसपास अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में नशे का धंधा बहुत बढ़ गया था। जब फ्लोरिडा में पुलिस ने सख्ती की तो ड्रग्स की तस्करी का रास्ता बदल गया और अब मैक्सिको से होते हुए कैलिफोर्निया आने लगा। हर साल करीब 1 लाख लोगों को पकड़ा जाता था, जिनमें से करीब 20,000 ड्रग्स के केस होते थे। पुलिस को हर रेड में ढेर सारा कैश और नशे का सामान मिलने लगा। हालात इतने बिगड़ गए थे कि लोकल पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो फिर डीईए ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी को सामने आना पड़ा। इस लड़ाई में सबसे आगे था डार्नेल गार्जिया, एक ऐसा पुलिस वाला जिसने अपनी नौकरी एलएपीडी से शुरू की थी और बाद में डीईए तक पहुंच गया। डार्नेल हर बात में पॉजिटिव सोच रखता था। मुश्किल हालात में भी वो यही कहता कि सब ठीक होगा। गार्जिया के 2 नज़दीकी साथी थे, एंड विलियम्स और ब्रायन हर्टफोर्ड। ये तीनों हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों से ड्रग्स हटाने की कोशिश करते थे। काम खतरनाक था, लेकिन डार्नेल इसमें माहिर था। वो सड़कों की चाल समझता था और अपना काम बहुत स्मार्ट तरीके से करता था। डीईए में डार्नेल की माचो यानी दमदार आदमी वाली इमेज थी, जो उसकी अंडरकवर काम में मदद करती थी। गार्जिया न्यूयॉर्क से था, लेकिन बाद में अपने परिवार के साथ लॉस एंजलिस आ गया। वहां उसने हाई स्कूल किया, फिर आर्मी में भर्ती हो गया और वियतनाम युद्ध के दौरान 3 साल सर्विस की। आर्मी से लौटकर उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और एक नई चीज में दिलचस्पी ली, मार्शल आर्ट। वो चक नॉरिस जैसे सुपरस्टार के साथ ट्रेनिंग करता था और खुद भी चैंपियन बन गया। एंटर द ड्रैगन जैसी बड़ी फिल्मों में उसे रोल मिला। वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता था, चाहे खेल हो, फिल्म हो या पुलिस की नौकरी। लेकिन डार्नेल के लिए सिर्फ अच्छा पुलिस वाला होना काफी नहीं था। लॉस एंजलिस जैसे शहर में जहां कुछ लोग बेहद अमीर होते हैं, वहां अक्सर पुलिस वाले करोड़ों कैश के बीच में होते हैं। ये पैसा उनकी ईमानदारी का परीक्षा लेता है, खासकर जब उनकी खुद की सैलरी बहुत कम हो और घर चलाना मुश्किल हो। डार्नेल एक अच्छी जिंदगी चाहता था, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, स्टाइलिश लाइफ, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी उतनी आमदनी नहीं देती थी। धीरे धीरे उसने शॉर्टकट लेना शुरू किया और सोचना शुरू किया, मैं जान पर खेलकर काम करता हूं और बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता। थोड़ा पैसा मैं रख भी लूं तो क्या गलत है। इसी सोच ने उसे भ्रष्टाचार के रास्ते में धकेल दिया। डार्नेल गार्जिया अब दोहरी जिंदगी जीने लगा। एक तरफ वो डीईए यानी नशा विरोधी एजेंसी का अफसर था और दूसरी तरफ वही ड्रग्स का खेल खेलने लगा था। वो ड्रग डीलरों की जासूसी करता, देखता कि वो माल कहाँ छुपाते हैं, फिर डीईए के छापा मारने से पहले ही खुद वहां पहुंचकर सारा माल गायब कर देता। प्लान सीधा था और चालाकी से भरा हुआ। वो जानता था नशा बेचने वाला कभी पुलिस को शिकायत नहीं करेगा, इसलिए कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। गार्जिया दोनों तरफ खेल खेल रहा था। उसके पास पुलिस की पहचान थी, जिससे उसे ड्रग्स बेचने वालों से डर नहीं लगता था। वो जानता था कि ज्यादातर डीलर इतने चालाक होते हैं कि पुलिस पर गोली नहीं चलाते। 1980 के दशक में ड्रग डीलर हमेशा हथियारों से लैस रहते थे, लेकिन आमतौर पर पुलिस से भिड़ते नहीं थे। गार्जिया अब खुद को अजय मानने लगा था। धीरे धीरे उसके दोनों दोस्त हार्टफोर्ड और विलियम्स भी इसमें शामिल हो गए। अब उन्होंने मिलकर एक नशे का नेटवर्क खड़ा कर लिया था। वे पुलिस की वर्दी में छिपे हुए असली स्मगलर बन चुके थे। पहले उसने सिर्फ पैसे चुराने शुरू किए थे, अब कोकीन भी उठाने लगा। अब उसे बस एक अच्छा बेचने वाला चाहिए था, और वो भी उसे जल्दी मिल गया। वो उन्हीं पुराने लोगों से संपर्क करने लगा जो पहले उसके इन्फॉर्मर्स हुआ करते थे, और अब वही लोग उसके लिए सड़क पर ड्रग्स बेचते थे। गार्जिया और उसके साथी अब एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर चुके थे जो किसी भी असली गैंग से कम नहीं था। और मजे की बात ये थी कि वो ये सब डीईए के अंदर बैठकर कर रहे थे और एजेंसी को भनक तक नहीं थी। गार्जिया को अब उस एजेंसी से लगाव नहीं था जो उसे तनख्वाह देती थी। उसे पता था कि सिस्टम में कहां-कहां कमजोरी है और उसने उसी कमजोरियों का फायदा उठाया। हर एक चोरी के बाद उसका हौसला बढ़ता गया। जनवरी 1983 में गार्जिया और उसके साथी डीईए की एक जब्ती से करीब 1 पाउंड कोकीन चुरा लेते हैं। अपने गुनाह को छुपाने के लिए उन्होंने वही तरीका अपनाया जो उन्होंने सालों तक अपराधियों से सीखे थे, जैसे कि स्ट्रीट में डियर कोकीन में बेकिंग सोडा मिलाते थे ताकि माल का वजन बढ़ जाए। गार्जिया ने भी यही ट्रिक अपनाई। उसका तरीका बहुत चालाकी भरा था। वो पहले सबूत के तौर पर रखे गए कोकीन के पैकेट से असली माल निकाल लेता और फिर उसकी जगह बेकिंग सोडा भर देता, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखता कि उसमें थोड़ा बहुत कोकीन रह जाए ताकि डीईए की लैब टेस्टिंग में कोकीन के निशान मिले और किसी को शक न हो कि कुछ चुराया गया है। ये प्लान काम कर गया।
डीईए को कभी पता ही नहीं चला कि सबूत के बैग में से माल बदला गया है। पहले 2 साल में गार्जिया और गार्जिया की टीम ने करीब 10 बार ड्रग्स चुराई, जिनकी कुल कीमत लगभग $3 लाख, करीब 2.5 करोड़ रुपए थी। वो खुद जांच एजेंसी में था, इसलिए उसे पता था कि कब, कहां और कैसे ड्रग्स की जब्ती होने वाली है। वो पहले खुद जाकर ड्रग्स डीलरों की निगरानी करता, पता लगाता कि वो माल कहां छुपा रहे हैं, और फिर डीईए के पहुंचने से पहले ही जाकर सारा माल उड़ा लेता। ये प्लान सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही शातिर भरा भी था। उसे पूरा भरोसा था कि ना तो कोई ड्रग डीलर इसकी शिकायत करेगा और ना ही वो खुद बोलेगा। मतलब कोई सुनने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। गार्जिया दोनों तरफ का खेल खेल रहा था। वो बैच के पीछे खुद को बचाता क्योंकि उसे मालूम था कि पुलिस वाला होने के नाते उससे कोई बदला नहीं लेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गार्जिया, हार्टफोर्ड और विलियम्स ने मिलकर अपनी खुद की ड्रग्स कंपनी खड़ी कर ली। पहले उसने पैसे उड़ाए, फिर कोकीन। अब उसे एक अच्छा बेचने वाला चाहिए था और गार्जिया को पता था वो कहाँ मिलेगा। वो उन्हीं मुखबरों के पास गया जिनसे वो पहले केस में काम ले चुका था, और फिर उसने उनसे कहा कि मेरी कोकीन स्ट्रीट पर बैठो। ये ड्रग्स से जुड़ी जांच का सबसे अजीब पहलू है। जो अफसर अपराध से लड़ रहे होते हैं वो लगातार अपराधियों के बीच रहते हैं, और असली चुनौती ये होती है कि वो खुद उस गंदगी का हिस्सा ना बन जाए। लेकिन कई बार यही नज़दीकियाँ रास्ता खोल देती हैं, क्योंकि इन अफसरों का पूरा करियर ड्रग्स डीलरों के साथ ही बीतता है। गार्जिया और उसके गैंग ने अब एक नेटवर्क बना लिया था जो किसी भी शहर के गैंग से कम नहीं था। उनका बिजनेस जोरों पर था, इतना कि अब पैसा ही उनकी मुसीबत बन गई थी। अब कमाने की भूख नहीं थी, अब दिक्कत ये थी कि इन पैसे को छुपाएं कहाँ। कानून उस समय सख्त थे। अगर कोई बैंक अकाउंट में बड़ी रकम डाले तो फौरन शक होता था। सरकार ने साफ नियम बना रखे थे। अगर कोई व्यक्ति $10,000 से ज़्यादा बैंक में जमा करता है तो बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता। इसलिए गार्जिया को अब सारा खेल नगद में खेलना पड़ रहा था। लेकिन इतना कैश को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे अब एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वो अपना पैसा सुरक्षित और छुपा कर रख सके। गार्जिया ने अपनी गर्लफ्रेंड वडी वुडफोर्ड की मदद ली, जो एक लीगल सेक्रेटरी थी। उसने वडी से कहा कि वो $9,990 के कैशियर चेक खरीदे। ये राशि जानबूझकर 10,000 से कम रखी गई ताकि बैंक को सरकार को कुछ बताने की ज़रूरत न पड़े। जब गार्जिया के पास काफ़ी चेक जमा हो गए तो उसने वो जगह ढूंढी जहां वो अपना सारा पैसा आसानी से छुपा सके, और उसे ये जगह स्विट्ज़रलैंड में मिली। 1983 में गार्जिया, हार्टफोर्ड, विलियम्स तीनों ज्यूरिख गए। स्विट्ज़रलैंड का बैंकिंग सिस्टम उतना ही खतरनाक है जितना गोपनीय है, और गार्जिया जैसे लोगों को ऐसी ही जगह की ज़रूरत होती है। गार्जिया ने अपनी पहली जमा में 12 कैशियर चेक दिए, जिनकी कीमत कुल मिलाकर $1 लाख, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 84 लाख रुपए होते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1984 में गार्जिया 1-1 किलो करके डीईए से ड्रग्स चुराता। उसे पूरा भरोसा था किसी को कभी पता नहीं चलेगा। 1985 में डीईए ने उसे लॉस एंजलिस से डेट्रॉइट ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन गार्जिया ने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद गार्जिया को एजेंसी से निकाल दिया, लेकिन गार्जिया ने पलटवार किया। गार्जिया ने डीईए के ऊपर भेदभाव का केस ठोक दिया। एक ऐसा आदमी जो सालों से एजेंसी को लूट रहा था, लेकिन फिर भी गार्जिया केस जीत गया। डीईए को मजबूरी में उसे वापस नौकरी पर ले आना पड़ा, और इस जीत ने उसे और भी बेखौफ बना दिया। अक्टूबर 1984 में डीईए के एविडेंस वॉल्ट से 1 किलो हेरोइन गायब पाई गई। पहले सबूतों के रखने वाले से पूछताछ हुई, लेकिन उसने सब नकार दिया। साइन एंड सील से पता चला कि उस वॉल्ट में कई एजेंट्स की पहुंच थी, जिसमें डैरल गार्जिया भी शामिल था। डीईए ने एक इंटरनल जांच शुरू की और कुछ एजेंट्स से पॉलीग्राम टेस्ट लेने को कहा। कई एजेंट्स ने इनकार कर दिया। गार्जिया भी उनमें से एक था। वो जानता था कि अगर टेस्ट देता तो पकड़ा जाता, लेकिन पॉलीग्राम को मजबूरी से नहीं लिया जा सकता, इसलिए गार्जिया आसानी से बच निकला। उसने साफ साफ इंटरनल अफेयर्स की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जब पॉलीग्राम से कुछ खास हासिल नहीं हुआ तो डीईए ने एजेंट्स की जांच की जिन्हें वॉल तक आने की अनुमति थी। गार्जिया और हार्टफोर्ड दोनों इस लिस्ट में थे, लेकिन गार्जिया अब रुकने वाला नहीं था। उस पर लालच पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे लगता था कि डीईए कभी उसकी हरकतें पकड़ ही नहीं पाएंगी। इस ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे और भी बेखौफ बना दिया। नवंबर 1985 गार्जिया और उसके साथी कुछ ड्रग सेफ हाउस की रेकी के बाद तैयार थे अपनी असली चाल चलने के लिए। गार्जिया और उसके साथी लॉस एंजलिस के सबसे बड़े ड्रग डीलरों में से एक को टारगेट कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था ये रेड उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। जब गार्जिया अंदर जाता है तो इतिहास रच देता है। उसे 400 पाउंड कोकीन मिलती है, जिनकी कुल कीमत $1.8 करोड़ थी। ये लॉस एंजलिस की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में से एक थी। लेकिन इस बार न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, न मेयर के साथ फोटो, कुछ भी नहीं, क्योंकि गार्जिया ने इस रेड को रिकॉर्ड ही नहीं किया। डीईए को पता ही नहीं चला कि ये रेड हुई भी थी। गार्जिया ने सारा कोकीन चुपचाप अपने ड्रग नेटवर्क में डाल दिया। मुनाफे के करोड़ों डॉलर को छुपाने के लिए यह गैंग फिर से यूरोप की ओर रुख करता है। सारा पैसा नगद में यूरोप के सीक्रेट नंबर वाले बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है।
जैसे ही तीनों को लगता है कि अब उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, 1986 में पुलिस के हाथ एक सुराग लग जाता है। लॉस एंजलिस काउंटी सेफ डिपार्टमेंट की टीम 2 जाने माने ड्रग डीलरों को पकड़ती है। शुरुआत में ये मामला आम लगता है, लेकिन फिर पूछताछ में दोनों डीलर बोलना शुरू कर देते हैं। वे बताते हैं कि उनका एक सप्लायर पुलिस में काम करता है, जिसका नाम वो ब्रायन हार्टफोर्ड बताते हैं। जांच टीम हार्टफोर्ड का नाम सिस्टम में डालती है और पता चलता है कि वो डीए एजेंट है जो कि लॉस एंजलिस में पोस्टेड है। इसके बाद टीम उसके करीबी साथियों की जानकारी खंगालती है और सामने आते हैं 2 नाम, डानियल गार्सिया और एड विलियम्स। अब डीए खुद सतर्क हो जाता है। तीनों पर गुप्त निगरानी शुरू हो जाती है, लेकिन मामला बेहद संवेदनशील है। कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं, क्योंकि जब अपने ही लोगों की जांच करनी होती है तो मुश्किलें दोगुनी हो जाती हैं। कई ऐसे अफसर होते हैं जिन्हें इन जांचों से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि वो गार्सिया के दोस्त हो सकते हैं। गार्सिया खुद जानता है कि एजेंसी उनके खिलाफ कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर सकती है और उन सब से वो खुद को बचा सकता है। जांच में पता चलता है कि हार्टफोर्ड अक्सर गार्सिया के अपार्टमेंट में आता जाता है, जो डीई हेडक्वार्टर के ठीक पास है। एजेंट बिल्डिंग के एक कर्मचारी से पूछताछ करते हैं। वो बताती है कि गार्सिया हमेशा किराया नगद में देता है। लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ती है, गार्सिया की जिंदगी और उलझती जाती है। जल्दी सामने आता है वो अपार्टमेंट गार्सिया का असली घर नहीं है। जांच में एक बात खास तौर पर उभरती है, बिन वजह की उसकी रहीशी, क्योंकि उसकी नई कार, नया घर उसकी सैलरी से मैच नहीं करती थी। 1987 में एजेंट को पता चलता है कि गार्सिया ने रैंचो पालोसो वर्डिस नाम की एक पॉश बस्ती में अपना एक नया घर बनवाया है। उस दौर में डीए की सालाना तनख्वाह करीब 40 से 50 हज़ार डॉलर हुआ करती थी, लेकिन गार्सिया का घर कम से कम 1 मिलियन का था। गार्सिया अपने दोस्तों को बताता था कि उसे डाउन पेमेंट के पैसे विरासत में मिले थे और बाकी रकम उसने उधार ली थी, लेकिन एजेंसी मानने को तैयार नहीं। अब अधिकारी गार्सिया के करीबी लोगों की जांच शुरू करते हैं। उम्मीद है कि कोई सुराग या संदिग्ध कड़ी हाथ लगे। अगर कोई इंसान भारी मात्रा में काला धन बना रहा है तो उसे सफ़ेद करने में मदद के लिए अक्सर कोई साथी होता है, चाहे वो पत्नी हो या गर्लफ्रेंड। गार्सिया के पास दोनों थे। हैंडसम डीए एजेंट अपने पेशेवर और निजी जीवन दोनों में ही दोहरी जिंदगी जीने में माहिर है। हालांकि ये बात अभी भी साफ नहीं थी कि उसके रिश्तों में शामिल महिलाएं उसकी गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में जानती है या नहीं। अगर गार्सिया किसी के साथ मिलकर ये सब कर रहा है तो उसने सब कुछ बड़ी होशियारी से छिपा रखा था। इन्वेस्टिगेटर ने उसे कभी किसी ड्रग डीलर से मिलते नहीं देखा था। अब तक सब कुछ शक के आधार पर चल रहा था। गार्सिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन फिर उसका फ़ोन रिकॉर्ड सामने आता है। गार्सिया बार बार न्यूयॉर्क के एक नंबर पर कॉल कर रहा था। फिर डीए एनवाईपीडी की मदद लेती है। एनवाईपीडी मतलब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। जब पुलिस इस नंबर की जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये नंबर हार्वर्ड कैलॉन का है, जो एक पुराना डीए मुखबिर था जो अब ड्रग डीलर बन चुका था। एनवाईपीडी पूछताछ करता है, लेकिन कैलॉन गार्सिया, हार्टफोर्ड या विलियम्स को पहचानने से मना कर देता है। लेकिन पुलिस को उस पर शक था। वो उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेती है। वहाँ पुलिस को कुछ खत और एक एड्रेस बुक मिलती है, जिसमें गार्सिया का शुरुआती अक्षर और उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। अब कैलॉन का झूठ ज़्यादा देर नहीं टिकता, पर वो कबूल कर लेता है। डीए को पता चलता है कैलॉन के अपार्टमेंट पर लगातार कई ओवरनाइट पैकेज पहुंच रहे थे। जांच में साफ होता है ये पैकेज लॉस एंजलिस से भेजे जा रहे थे और भेजने वाला था गार्सिया और उसका साथी ब्रायन हार्टफोर्ड। फिर कैलॉन बताता है कि गार्सिया और उसके लोग अपने ड्रग्स ओवरनाइट शिपमेंट में भेजते हैं। वो इन्हें न्यूयॉर्क में भेजता था और फिर मुनाफे की रकम को फिर से ओवरनाइट डिलीवरी से कैलिफोर्निया वापस भेजता था। सिस्टम साधारण था लेकिन बहुत कारगर। ओवरनाइट डिलीवरी की रसीदें वो सबूत थी जिनकी अधिकारियों को ज़रूरत थी। अब गार्सिया और उसके साथी को एक दूसरे को आगाह करने से रोकने के लिए डीए तय करती है कि तीनों को एक साथ गिरफ्तार किया जाएगा। 3 साल की लंबी जांच के बाद 22 नवंबर 1988 को पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। ब्रायन हार्टफोर्ड को उसके घर के बाहर गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो कोई विरोध नहीं करता। इसके बाद विलियम्स को भी पकड़ लिया जाता है। अब बारी थी गार्सिया की। अधिकारियों की टीम उसके घर को घेर लेती है। पुलिस घर की तलाशी लेती है, लेकिन गार्सिया का कोई सुराग नहीं मिलता। मिलती है तो सिर्फ वो तस्वीरें जो उसकी तेज और ऐशो आराम वाली जिंदगी की कहानी कहती हैं। डीए एजेंट से ड्रग डीलर बन चुका डानियल गार्सिया अब गायब हो चुका था। लेकिन बात यह आती है कि वो जान कैसे गया कि पुलिस उसे पकड़ने वाली है। जांच में पता चलता है भी कोर्ट हाउस में काम करने वाली उसकी एक गर्लफ्रेंड ने उसे चेतावनी दी थी। उसे गिरफ्तारी वारंट दिखा था और उसने गार्सिया को सतर्क कर दिया। जब उससे पूछा गया तो उसने बोला, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। अधिकारियों की निराशा साफ थी। इतनी मेहनत से तैयार किया केस, लेकिन आरोपी ही गायब हो गया था। गार्सिया पर कुल 26 संगीन आरोप लगाए गए थे। ड्रग तस्करी, साजिश, टैक्स चोरी और नगद लेन देन में गड़बड़ी। डीए निगरानी बनाए रखती है, लेकिन गार्सिया वापस अपने घर नहीं लौटता। वो चालाक था, लेकिन जमीन पर रहकर गायब होना इतना आसान नहीं है। गार्सिया एक पूर्व कानून अधिकारी था, लेकिन अब वो खुद कानून से भाग रहा था। पुलिस के पास कई ऐसे सुराग थे जिनसे उसकी तलाश की जा सकती थी। इसके बाद डीईए ने गार्सिया की पूरी फाइल खंगालनी शुरू कर दी। उसके पुराने संपर्कों और जानकारों से बात की गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया है। फिर 2 महीने बीत जाते हैं। अचानक पुलिस को एक कॉल आता है
किसी ने गार्जिया को नॉर्थ हॉलीवुड के क्लब में देखा है। ये केस में एक बड़ी उम्मीद थी। फेडरल और लोकल पुलिस दोनों मिलकर सड़कों और आसपास से खोजना शुरू कर देते हैं। वो ठान लेते हैं कि इस बार गार्जिया उनके हाथों से नहीं निकलेगा। गार्जिया खुद को बहुत चालाक और होशियार समझता था। उसे लगता था कि डीए कभी उसे नहीं पकड़ पाएगी। वो खुद को उनसे ज़्यादा तेज मानता था। लेकिन फिर भी दूसरी बार पुलिस खाली हाथ लौटती है। ना गार्जिया मिलता है, ना उसके इरादे समझ आते हैं। जून 1989 आ चुका है, लेकिन पुलिस अब भी उसे ढूंढ नहीं पाई। डीए उसकी पत्नी अनीता और 12 साल के बेटे की निगरानी करती है, लेकिन कुछ समय बाद वे दोनों भी गायब हो जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े। अब जब उसका परिवार भी गायब हो चुका था, तो एजेंसी को शक होता है कि गार्जिया ने अमेरिका से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और वो हमेशा के लिए गायब होने की कोशिश कर रहा है। आज की दुनिया में अगर कोई इंसान पैसे खर्च करने को तैयार हो, तो बड़ी आसानी से दुनिया में कहीं भी छिप सकता है। इसीलिए पुलिस को जल्द से जल्द उसे पकड़ने की ज़रूरत थी। गार्जिया को रोकने के लिए पुलिस को पता लगाना था कि उसने अपने पैसे कहाँ छुपाए हैं। जांच में पता चलता है कि गार्जिया ने एक महंगा घर खरीदा था और बताया था कि उसने एक इटालियन बिजनेसमैन से लोन लिया है, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो लोन पूरी तरह फर्जी था। अब अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने पाया कि वो पेपर गार्जिया ने खुद नकली तरीके से बनवाए थे, ताकि ये छुपा सके कि घर का पैसा ड्रग से कमाया गया था। आगे की जांच में एक और खुलासा होता है। स्विट्जरलैंड के एक बैंक से मई 1987 में गार्जिया के खाते में $20,000 ट्रांसफर हुए थे। डीए ने स्विट्जरलैंड की सरकार से गार्जिया के अकाउंट की जानकारी मांगी, लेकिन जब तक बैंक का नाम पता चलता, गार्जिया वो अकाउंट पहले ही बंद कर चुका था। लेकिन डीए हार नहीं मानती। वो अब गार्जिया के पैसों की पूरी हिस्ट्री खंगालने लगती है। गार्जिया का पीछा करते हुए डीए को उसके पैसों से जुड़े और भी रिकॉर्ड मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसका एक और बैंक खाता लक्समबर्ग में है। उन्हें लगता है कि गार्जिया शायद वहीं छिपा होगा। डीए अब इंटरपोल की मदद लेती है, क्योंकि इंटरपोल का नेटवर्क बड़ा होता है। जब वो कोई अलर्ट भेजते हैं तो वो दर्जनों देशों में एक साथ फैलता है। होटल, बॉर्डर बैंक। लक्समबर्ग, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच बसा एक छोटा सा देश है, असल में एक बड़ा फाइनेंशियल हब है। दुनिया भर के क्रिमिनल यहाँ रुकते हैं या लेन देन करते हैं। इंटरपोल में काम करने वाले एक अफसर पीएन कोल को डीए से कॉल आता है। उसे गार्जिया की तलाश में लगने को कहा जाता है। कोनन जानता था कि गार्जिया कोई आम अपराधी नहीं है। वो खुद कानून का आदमी रह चुका है और अच्छी तरह जानता है कि कैसे पकड़ से बचा जाए। कोनन उस बैंक में जाता है जहां गार्जिया का अकाउंट था, लेकिन फिर से देर हो जाती है। गार्जिया वो खाता भी बंद कर चुका होता है, लेकिन बैंक मैनेजर को वो ट्रांजैक्शन अच्छे से याद था। गार्जिया ने बैंक से करीब $3 मिलियन नगद निकाले थे। उसने वो पैसे प्लास्टिक बैग में डाले और मैनेजर से कहा, आप बाहर चलिए, मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। मैनेजर को लगा कोई महंगी स्पोर्ट्स कार होगी, शायद कोई फरारी, लेकिन बाहर जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ एक साइकिल थी। गार्जिया ने एक होटल से वो साइकिल किराए पर ली थी। उस होटल का स्टिकर साइकिल पर लगा था। अब कोनन के पास गार्जिया को ढूंढने का एक छोटा सा सुराग पर काम का सुराग मिल गया था। शायद इसी से वो चालाक डीए एजेंट से ड्रग डीलर बने इस इंसान को पकड़ पाए। फिर जून 1989 में गार्जिया की एक झलक लक्समबर्ग में देखने को मिलती है, लेकिन वो तुरंत फिर से गायब हो जाता है, वो भी उस प्लास्टिक बैग के साथ जिसमें $3 मिलियन थे। इंटरपोल को लगता है कि अगर गार्जिया सच में लक्समबर्ग में है, तो शायद यही सबसे अच्छा मौका है उसे पकड़ने का। भले ही गार्जिया एक ट्रेन कानून अधिकारी था, लेकिन वो अभी अमेरिका से बाहर था और ऐसी जगह पर था जहां वो आसानी से लोगों की नजर में आ सकता था। वहां वो अजनबी था और उससे गलती होने की उम्मीद ज्यादा थी। गार्जिया को आखिरी बार साइकिल चलाते हुए देखा गया था। इंटरपोल ने उस साइकिल को ट्रैक करके नजदीकी होटल तक पहुंच बना ली। जब होटल कर्मचारी से पूछताछ की गई तो वो उसे पहचान गए। उन्होंने बताया गार्जिया वहां एक नियमित मेहमान था। कोनन ने होटल से मिले फोन रिकॉर्ड की जांच की। फोन एक ट्रैवल एजेंसी को किया गया था। जब एजेंट्स उस ट्रैवल एजेंसी पहुंचे तो एक युवा महिला एजेंट गार्जिया को पहचान गई। उसने बताया कि गार्जिया ने उससे कई बार टिकट बुक करवाए थे और वो कई बार लक्समबर्ग से पेरिस के लिए उड़ान भर चुका था। एजेंट्स गार्जिया का अगला ठिकाना ट्रेस नहीं कर सके, लेकिन उम्मीद थी कि वो फिर दिखेगा। कोनन का ध्यान अब दोबारा पैसों की तरफ गया। सोचा गया कि गार्जिया ने शायद वो $3 मिलियन किसी और बैंक में जमा करवा दिए होंगे, लेकिन जब आसपास के सभी बैंकों में जांच की गई तो वहां गार्जिया का कोई नया खाता नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है, गार्जिया वो पैसे लेकर गया कहाँ? इस बीच में लॉस एंजलिस में भी सभी अधिकारी उसकी तलाश में लगे हुए थे। लॉस एंजलिस के अफसरों के पास एक थ्योरी थी, जब भी किसी भगोड़े को पकड़ना हो तो उसके शौक या पसंदीदा कामों पर ध्यान देना चाहिए। गार्जिया को ग्रांड ट्रिक्स रेसिंग का बहुत शौक था। अब फ्रांस में एक बड़ी रेस होने वाली थी। वहां हजारों लोग आते हैं, इसलिए गार्जिया के लिए गायब होने की ये परफेक्ट जगह थी। डीईए और इंटरपोल हार नहीं मानते। वो पूरे फ्रांस के होटल के रिकॉर्ड्स और बुकिंग खंगालने हैं, बस गार्जिया को ढूंढने के लिए। फिर 3 जुलाई 1989 को पेरिस में किस्मत साथ देती है। एक होटल के रजिस्टर में गार्जिया की पत्नी और बेटा चेक इन करते हुए मिले। ये देखकर अफसरों को शक होता है कि शायद गार्जिया भी फ्रांस में है, शायद रेस के लिए आया हो। फ्रांस पुलिस अब उस होटल में निगरानी रखती है। उम्मीद है कि गार्जिया खुद वहां कभी दिखाई देगा, लेकिन इस सब के बीच लक्समबर्ग में गार्जिया से एक भारी गलती हो जाती है। वो एक ट्रैवल एजेंसी जाता है पुराना टिकट कैंसिल करवाने और $200 रिफंड लेने। सोचिए, जो आदमी $1 मिलियन लेकर छिप रहा है, वो इतनी छोटी सी रकम के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। ट्रैवल एजेंसी की महिला कर्मचारी गार्जिया को पहचान जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि यही मौका है। वो धीरे से बाहर जाती है और पुलिस को कॉल करती है।
वो कोनन से कहती है गार्जिया यहाँ से निकलने वाला है, जल्द आइए। कोनन उसे कहता है उसे किसी भी तरह रोको, टाइम पास करो, बातों में उलझाओ, बस उसे रोके रहो। अब सब कुछ उस महिला पर टेका था और दूसरी तरफ कोनन और उसके साथी बंदूक लेकर तेजी से निकलते हैं। 7 महीनों से डार्नेल गार्जिया कानून से बचता आ रहा था, लेकिन अब आखिरकार उसे पकड़ने का मौका मिल गया था। गार्जिया एक खतरनाक अपराधी था, उसके पास हथियार भी हो सकता था और वो एजेंसी में मौजूद महिला को बंधक भी बना सकता था या कुछ और भी बुरा हो सकता था। कोनन और उसके साथी वहां पहुंचे, उनके पास कोई बैकअप नहीं था, बस वो 2 अफसर थे और सामने था एक अनुभवी ट्रेन किया हुआ भूतपूर्व डीए एजेंट। हालात बहुत नाजुक थे, उन्हें नहीं पता था कि वो हथियार लेकर आया है या नहीं। फिर दोनों धीरे धीरे गार्जिया की ओर बढ़ते हैं और एक साथ अपनी गन निकालते हैं। गार्जिया ने जैसे ही सिर उठाया, उसने देखा कि 2.357 मैग्नम पिस्टल उसकी ओर तनी हुई थी। उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ $200 वापस लेने की लालच में वो फिर से सामने आया और पुलिस के हाथ लग गया। 7 साल तक गैर कानूनी ड्रग्स का धंधा और 7 महीने की फरारी के बाद आखिरकार गार्जिया सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। अब गार्जिया को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन उसे अमेरिका वापस लाना आसान नहीं था। लग्जमबर्ग के कानून कहता है कि अगर अमेरिका 30 दिनों में पक्के सबूत के साथ एक्स्ट्राडिशन की पूरी फाइल नहीं देता तो गार्जिया को छोड़ना पड़ेगा। उन्हें बस 1 महीने की मोहलत मिली थी। अब डीईए और इंटरपोल को डर सताने लगता है कि इतनी मेहनत से पकड़ने के बाद गार्जिया फिर से कहीं हाथ से ना निकल जाए। इस बीच लग्जमबर्ग में कोनन गार्जिया पर नजर रख रहा था। उसे उम्मीद थी कि गार्जिया जेल में कोई गलती करेगा जिससे 3 मिलियन का पता चल सके। गार्जिया फिर पत्नी उससे मिलने आती थी, लेकिन वही नहीं, कुछ ही दिनों बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे मिलने आई। एक सुबह पत्नी आती और दोपहर में गर्लफ्रेंड। कोनन समझ गया गार्जिया का चार्म या तो बहुत स्ट्रांग है या फिर उसकी 3 मिलियन का असर बहुत गहरा है। अब कोनन ने एक चाल चली, उसने गार्जिया की पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों पर सर्वेलेंस शुरू किया। उम्मीद थी कि इन दोनों में से कोई उसे पैसे तक पहुंचा सकता है, लेकिन ये प्लान नाकाम रहा। ना तो गर्लफ्रेंड ने कोई संदिग्ध हरकत की, ना उसकी पत्नी कोई बैंक गई। कोनन को शक हुआ कि गार्जिया ने अपनी पत्नी को सिखा रखा है कि कैसे पुलिस की निगरानी को पहचाना जाए। सिर्फ आधे घंटे में वो पुलिस की नजरों से गायब हो गई। अब कोनन और उसकी टीम ने गार्जिया के सामान की जांच शुरू की। उसके पास 2 बड़े सूटकेस थे जो कि कागजातों से भरे हुए थे। इन्हीं कागजों के बीच उन्हें एक नंबर मिला। उस नंबर को ट्रेस किया गया। वो एक बैंक अकाउंट था, लेकिन गार्जिया के नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं था। फिर पता चला उसने ये अकाउंट एक नकली नाम एनिस के नाम से खोला था। उसमें करीब $3 मिलियन जमा किए गए थे, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है, अकाउंट खाली था। बैंक मैनेजर ने बताया कि गार्जिया की पत्नी कुछ दिन पहले वहां आई थी। उसके पास पावर ऑफ अटर्नी था, जिससे उसने सारे पैसे निकाल लिए। अब $3 मिलियन फिर से गायब थे। अब फिर से लग्जमबर्ग के सभी बैंकों को अलर्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर गार्जिया की गिरफ्तारी होने के बाद किसी ने बड़ा अकाउंट बंद किया हो तो तुरंत सूचना दें। कुछ बैंकों से मिले रिकॉर्ड्स मेल खाते थे। जांच में पता चलता है कि गार्जिया ने अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड को पैसे दिए थे सेफ रखने के लिए। दोनों ने मिलकर अलग अलग नामों से अकाउंट खोले थे। इंटरपोल और कोनन ने आखिरकार गार्जिया के 3 मिलियन का पता लगा लिया। अब डीईए के पास गार्जिया को अमेरिका वापस लाने और उस पर केस चलाने के सबूत थे। गार्जिया की पत्नी अनीता और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को गिरफ्तार किया गया और बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया। गार्जिया को फर्जी पासपोर्ट के आरोप में लग्जमबर्ग में 6 महीने के लिए जेल में रखा गया। इसके बाद उसे यूएस वापस लाया गया। लॉस एंजलिस में उसके साथी ब्रायन हार्टफोर्ड और एड विलियम्स ने ड्रग तस्करी की बात मान ली। हार्टफोर्ड को 10 साल और विलियम्स को 5 साल की सजा मिली। उन्होंने गार्जिया के खिलाफ गवाही दी। गार्जिया की पत्नी को 4 साल और उसकी गर्लफ्रेंड को 3 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन दोनों जमानत पर रिहा हुई और फिर कभी नहीं लौटी और आज तक दोनों गायब हैं। 15 नवंबर 1991 गार्जिया अमेरिका कोर्ट के सामने पेश हुआ। फिर 16 अप्रैल 1991 गार्जिया को कोकीन और हेरोइन को बेचने और यूरोपियन बैंकों के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया। उसे 1.6 मिलियन का जुर्माना और 80 साल जेल की सजा हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।